जी जनाब, किधर हैं बाकी लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जनाब, ज़रा अटेंडेंस सुन लीजिएगा। टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, 10:15 पहले ही हो गया। साद सलमान, प्रेजेंट। सैयद गुलाम अली शाह, प्रेजेंट। अब्दुल्ला रमज़ान, हमजा अशरफ, हमजा अशरफ, जमर अशरफ, दानियाल अहमद, सामा जफर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन शाहिद, मशहूद ताहिर, सुहेल मोहम्मद नसीर, मोहम्मद एहसन साबिर, सर प्रेजेंट। मुगल तलहा, मुगल तलहा, सर। यस सर। हमजा अली शबीर, हमजा अली शबीर, फ़हीम खान, असाविर हुसैन, प्रेजेंट सर। अहमद हुनैन, आमिर अफजल, मोहसिन इकबाल, आयशा नसीर, मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट सर। ज़ईम हैदर कादरी, प्रेजेंट सर। आयशा मजीद, रोहान बशीर, प्रेजेंट सर।
मोहम्मद हुसनैन अशफाक, Present, sir. अब्दुर्रहमान, मोहम्मद मूसा, Yes, sir. Present. हाफिज मोहम्मद अरसलान रज़ाक, Present. हसाम अली, हसाम अली सर 119 लगा दी हाफिज अरसलान की। जी लगा दिए। अरसलान अतीक, क्लास में ही है। अरसलान अतीक, अटेंडेंस माइक म्यूट करते जाए। सादत अली नकवी, सादत अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम नूर, इस्माइल आतिफ, प्रेजेंट सर। Sir, Kasim Noor present. ठीक है जी। रिमशा अहमद, मोहम्मद आरिश आसिफ, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जुनेदुल्ला खान, प्रेजेंट सर जुनैद। उसामा अतीक, कासिम फारूक, Present, sir. शेख मोहम्मद इब्राहिम, हादिया सदीकी, हादिया सदीकी, उस्मान हारून, अब्दुल्ला बिन सज्जाद, Present, sir. निमरा शहजादी, आपकी आवाज नहीं आ रही। निमरा शहजादी, देन जैन अली, सर शेख मोहम्मद इब्राहिम सर, वो आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। जी बेटा अभी आ जाती है आवाज़ मेरी। मैं एब्सेंटीज अब के आई है। नाम बोल रहा हूँ, एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ। अगर आप प्रेजेंट है तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। चलिए, अब्दुल्ला रमज़ान, प्रेजेंट। हम हमजा अशरफ, Present. जमर अशरफ। प्रेजेंट। बेटा कोशिश करें क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा आवाज नहीं शॉर्ट। आ रही आप। दानियाल अहमद, दानियाल अहमद, मोहम्मद हसन शाहिद। सर कौन Present. 110 आयशा नसीब प्रेजेंट। नहीं, मैंने अभी दानियाल अहमद का नाम बोला है। इज दानियाल अहमद प्रेजेंट? नहीं है। हसन शाहिद, Yes, sir. Present. Present. Present, sir. ठीक हो गया। Danial Ahmed present. जी जी, मैंने लगा दिया अटेंडेंस। हसन शाहिद, Present. देन हमजा अली शबीर, सर प्रेजेंट। फ़हीम खान, Sir, present. मशहूद ताहिर, सुहेल मोहम्मद नसीर, अहमद Present. हुनैन। मशहूद ताहिर. ठीक है जी, अहमद हुनैन, देन मोहसिन इकबाल, आमिर अफजल, Present, sir. आयशा Amin नसीर। Afzal present. ठीक है जी, Sir, आयशा Amin Afzal नसीर। present. ठीक है बेटा। देन आयशा मजीद, अब्दुर्रहमान, हसाम अली, अरसलान अतीक, रिमशा अहमद, उस्मान हारून, निमरा शहजादी और जैन अली। सर मैं प्रेजेंट हूँ। 0134 निम्रा। जी Sir, सर Islam Sikh present. 0128 प्रेजेंट। सर 134 प्रेजेंट है। जी, सर 0128। आपकी तो बेटा उसामा लगी हुई है ना। ठीक है सर। अच्छा जनाब, आप लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई क्यूरी है?
सर ये आयशा नसीर क्यों आपकी आवाज नहीं आ रही, उसने प्रेजेंट भी कहा है। बेटा आप क्लास एक दफ़ा लीव करके ज्वाइन करके देख लें, मेरी आवाज़ चूँकि बाकी बच्चों को आ रही है तो इससे ये मुराद है कि शायद मेरी साइड पे कोई इशू नहीं है। तो आप एक दफ़ा जो है वो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखें कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। सर बच्चे चैट में मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रेजेंट है। जी मैंने देख लिए सारे मैसेज, आप बेफिक्र हो जाए। तो जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए अगेन उनका कोई क्वेश्चन है या उन्होंने किस वजह से हैंड रेज किया? कोई क्वेश्चन है तो हम जल्दी से ले लेते हैं, अदरवाइज हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर अटेंडेंस के लिए किए हैं। अटेंडेंस तो लग गई हुई है। और बताएं। अच्छा जनाब, हमने जो है ना वो बेसिकली एक कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हमने इफ़ एल्स और इफ़ नेस्टेड इफ़ कंडीशंस जो है ना उनको डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट करके जो है ना वो देखा है। उसके अलावा हमने जो है वो ऑपरेटर्स को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन की थी। एक लेक्चर हमने जिसमें हमने कम्प्लीटली डिस्कशन की थी अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और फिर हमने देखा था कि जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम जो है वो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसकी हम मदद से हमें हेल्प मिलती है कि हम गिवन एक्सप्रेशन को जो है ना वो किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि हमने उन एक्सप्रेशंस को जो है ना वो कंडीशन बनाकर इस स्टेटमेंट के अंदर भी लगाकर देखा था कि जो हमारी इफ़ कंडीशन है ना, अगर वहाँ पे आप कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऐड कर देते हैं ना तो वो उसके लिए ट्रू हो जाती है। उसको फॉल्स सिर्फ ज़ीरो के ऊपर समझते हैं कि वो कि मैं फॉल्स हूँ। फिर हमने ये कहा था कि बाज़ औक़ात हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह से आ जाती हैं कि हमें जो है वो इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगानी पड़ जाती है, जिसको देखने के लिए हमने अपनी वो एग्ज़ाम्पल भी की थी असाइनमेंट 1 वाली के असाइनमेंट 1 को अगर हम एक्सटेंड करें, और इस तरह से हमने उसको एक्सटेंड किया था कि हम कह रहे थे कि यूज़र कभी भी जो है ना वो रॉन्ग वैल्यूज़ जो है रेंजेस के अलावा ना एंटर कर सके। तो हमने देखा था कि हमें जो है ना उन नेस्टेड कंडीशंस का सहारा लेना पड़ा था कि हम एक अपर बाउंड चेक करते थे या एक लोअर बाउंड, तो उसके अंदर ही हमें एक अपर या लोअर बाउंड जो है वो चेक करना पड़ रहा था। फिर हमने जिसके लिए हमने जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने कंडीशनल बेसिकली ऑपरेटर्स जो थे वो यूज़ किए थे, ग्रेटर देन, लेस देन। आज जो हम काम करेंगे सबसे पहले वो हम काम करेंगे बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर कि हमने एंड और के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी डिस्कशन ऑन द पेपर की हुई है। जब हमने जर्नल प्लस प्लस के टूल के ऊपर देखा था कि अगर एंड और आपके पास आ जाए तो उससे क्या मुराद होता है। एंड को जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी तो हमने कहा था कि एंड कहता है कि जब तक सारी कंडीशंस जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो ट्रू ना हो जाए, मेरा जो फाइनल आंसर है वो ट्रू नहीं होगा। और फिर जब हमने और को फिल किया था तो हमने कहा था और ने हमें कहा है कि कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए ना तो मैं ट्रू हूँ। हमने फिर कहा था कि अगर एंड जो है वो एक कंडीशन फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाए, कोई भी एक कंडीशन एंड से पहले तक फॉल्स हो जाए तो रेस्ट ऑफ द कंडीशंस जो है ना वो चेक नहीं की जाती। इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया था शॉर्ट सर्किटिंग का। और के केस में कहा था कि अगर एंड से पहले कोई एक भी और ट्रू हो जाता है तो आपके पास रेस्ट ऑफ द कंडीशन चेक नहीं होती, क्योंकि फाइनल आंसर जो डिसाइड कर लिया जाता है वो होता है ट्रू। इसको हमने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो कंपाइलर के ऊपर C++ के इम्प्लीमेंट करके नहीं था देखा कि किस तरह से जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज हम बेसिकली जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और उसको करने के लिए हमने जो प्रॉब्लम चूज़ की है वो है बच्चों का ग्रेड कैलकुलेट करना है। हम कहते हैं कि अगर एक बच्चा जिसके मार्क्स 90 से 100 की रेंज में है उसका ग्रेड ए है,
एक ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स 70 से 80 की रेंज में है उसका ग्रेड बी आ जाएगा, इसी तरह जो 60 से 70 के बीच है उसका सी आ जाएगा, जो 50 से 60 के बीच है उसका डी आ जाएगा, और जो बिलो 50 चला जाएगा उस बच्चे का ग्रेड जो है वो एफ हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें जो है, चूंकि अब दो रेंजेस अगेन कैलकुलेट करनी है, एक है लोअर रेंज, एक है अपर रेंज। तो उसको करने के लिए हमारे पास नेस्टेड इफ के अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो होता है ऑपरेटर्स की मदद से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ऑपरेटर इन्वॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए कि एक नंबर जो 80 से बड़ा होना चाहिए फॉर एग्जांपल, और 100 के लेस या बराबर होना चाहिए। तो इससे ये मुराद है कि मुझे दोनों कंडीशंस के ट्रू होने के ऊपर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। तो अगर दोनों के ट्रू होने के ऊपर मैंने कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमने एंड ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि दोनों कंडीशन इस रेंज के अंदर लाए करना चाहिए हर सूरत। तो इससे ये मुराद है कि जो ऑपरेटर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसमें जब तक सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती आंसर ट्रू नहीं आता। तो इससे ये मुराद है कि मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे एंड का ऑपरेटर यूज़ करना है। तो आए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडल करके देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एंड का जो ऑपरेटर है ना वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम कमेंट आउट्स में अपनी रेंजेस डिफाइन कर लेते हैं कि 80 से या लेट्स से 80 से 100 तक जो है ना वो मेरा ग्रेड जो है वो ए आ जाएगा। देन 70 से 79 तक जो है वो ग्रेड मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देन मेरा 60 से 69 तक ग्रेड जो है वो सी आ जाएगा। एंड देन मेरा 50 से 59 तक जो ग्रेड है वो डी आ जाएगा। एंड एनीथिंग विच इज़ बिलो देन 50 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेड एफ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो मेरे पास ग्रेडिंग एक स्कीम अवेलेबल है। तो अगर आप देखें तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे सिर्फ यूज़र से इनपुट लेनी है कि वो अपने मार्क्स जो है वो एंटर कर दे टोटल एग्रीगेट। लेट से यूज़र जो भी इनपुट देगा मुझे उसे दो रेंजेस के बीच जो है वो टेस्ट करना है। तो जब मुझे उसे दो रेंजेस के बीच टेस्ट करना है तो इससे मुराद है कि दोनों कंडीशन जो है वो मेरे पास फुलफिल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा है कि जब सारी कंडीशन फुलफिल हो के आंसर हमारे पास आना चाहिए तो जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं दैट ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर। अपना माइक म्यूट कर लिया करें अगर आपका कोई क्वेश्चन ना हो तो काइंडली। चलें जी हम एक यूज़र से सिंपल सी आउट करवाते हैं जी, एंटर द टोटल मार्क्स। मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ। अच्छा जी, मार्क्स हमारे पास फ्लोट में भी होते हैं या इंटीजर में भी होते हैं? फ्लोट में भी होते हैं। फ्लोट में भी होते हैं। अक्सर हमारे मार्क्स होते हैं 10.5, 16.9। तो हम क्या करेंगे, हमारी डाटा टाइप क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्लोट। तो लेट्स से टोटल मार्क्स। अगेन मैंने वेरिएबल की जो डाटा टाइप बताई है दैट इज फ्लोट। देन मैंने अपने वेरिएबल आपने टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 0, ये जरूरी होता है इज इक्वल टू 0 लिखना? बेटा हमने कहा था कि इनिशियलाइजेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर मैं इनिशियलाइजेशन नहीं करूँगा तो सिस्टम एट द स्टार्ट कोई गार्बेज वैल्यू रखेगा, और वो वेरिएबल अगर एज अ काउंटर यूज़ हो रहा होगा तो वो फिर हमारे पास गड़बड़ आ जाएगी। तो इसलिए हमने कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जब वेरिएबल बनाएं उसी टाइम उसे इनिशियलाइज भी कर दिया करें। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके सर। आपका यहाँ एक ये क्वेश्चन वैलिड हो सकता है कि सर फ्लोट में तो 0.0 में नहीं इनिशियलाइज करना चाहिए था जबकि इंटीजर में 0 से करते हैं। तो फ्लोट जो है ना वो 0.0 खुद ही ऐड कर रहा होता है, तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट 0 भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट से मैंने सीन किया टोटल मार्क्स को।
हो गया। तो अब सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी जी, टोटल मार्क्स पे सबसे पहली क्या कंडीशन इंपोज करूं? जो हमारे मार्क्स है टोटल मार्क्स से कम ना हो। मार्क्स देन मैं कहता 80%। हूं टोटल मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 80 के एंड लेस देन टोटल मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू होने चाहिए हमारे पास 100 के। तो मुझे क्या सिंपली सी आउट कर देना है? ग्रेड ए। ग्रेड ए। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक हो गया। पहली कंडीशन जो थी ना वो बड़ी सादी थी, वो थी कि ग्रेड ए आ गया। अब मुझे एक चीज बताएं कि जिस बच्चे का ग्रेड ए डिसाइड हो गया है, क्या ये बाकी कोई ग्रेड वो ले सकता है उसी मार्क्स के ऊपर? नहीं ले सकता। नहीं तो सर इससे पहले हम जो काम करते आए थे उसमें हम कहते थे कि सारी इफ कंडीशंस चेक करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब हम कहते हैं कि अगर एक बच्चा 80 से 100 की रेंज में लाइक कर रहा है तो उसका ग्रेड ए आ गया। उस बच्चे का उस दौरान ग्रेड सी नहीं हो सकता क्योंकि मार्क्स रेंज किस में लाइक कर रहे हैं? फर्स्ट रेंज में लाइक कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए अब मैं एल्स में क्या लिखूं फिर जी? अब मैं एक बच्चा तो लेट से ग्रेड ए में फॉल कर गया, एक बच्चा आता है जिसका ग्रेड है सी, लेट से उसके मार्क्स आए थे 63। तो यहाँ पे कंडीशंस कैसे इंपोज की जाएं कि हमारा जो काम है वो चलना शुरू हो जाए? सर एल्स सर ना अगर बनाए, एक और इफ लगा दें। इफ लगा के ग्रेड लेस देन 80 करके कर ले। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड पहले करते हैं कि जब हम इफ कर रहे थे तो एक्चुअली प्रोग्राम का बिहेवियर क्या था, प्रोग्राम कैसे हर आइटरेशन को जो है वो लाजमी चेक कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, हो गया। खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दो, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एक खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दो। अब मैं कहता हूँ कि इस केस में क्या होता था, इस केस में होता ये था कि व्हाट इफ अगर यूजर ने 83 एंटर कर दिया, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो भी गई है तो ये कंडीशन भी लाजमी चेक करनी है। तो 83 इज ग्रेटर देन 60 तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, कोई एक सिनेरियो अगर एग्जीक्यूट हो गया, कोई एक ब्लॉक अगर इफ कंडीशन का एग्जीक्यूट हो गया है तो रेस्ट ऑफ द कंडीशंस जो है ना वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए हमने कहा कि फिर आप एक एल्स में चले जाएं। एल्स हमारा क्या होता था कि अगर ये इफ कंडीशन नहीं चली है तो आपने एल्स में जाना है, दूसरा रास्ता इख्तियार करना है। तो C++ कहता है आप उस इफ एल्स के आगे एक नई इफ लगा दें, ठीक हो गया। कब हम एल्स इफ लगाएंगे? हम एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर तब यूज करते हैं जब हम कहें कि इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर चल गई है तो हमारा काम हो जाए। फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया, उसने अपने मार्क्स दिए कि मेरे मार्क्स हैं जी 88, तो उसकी एक इफ कंडीशन जो है वो चल गई है। अब बकाया रेस्ट ऑफ द कंडीशंस जो है ना वो प्रोग्राम की नहीं चलनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि हम एल्स के अंदर एक इफ और लगा देंगे। जब हम दूसरी इफ लगाते हैं तब हमारी कंडीशन क्या होगी, जो हमारी सेकंड रेंज है, दैट रेंज इज ग्रेटर देन 60 बट लेस, ग्रेटर देन 70 बट लेस देन इक्वल टू 79। तो लें जी, मैं कहता हूँ मार्क्स इज ग्रेटर देन, जी जी मैं अगली कंडीशन लगाने लगा ना तो मैं अगेन रिपीट यही चीज करता हूँ, एंड टोटल मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 79। तो हम सी आउट कर देते हैं ग्रेड बी। अब
लेट्स से एक बच्चा है, उसने मार्क्स एंटर किए 70, ठीक है जी, एग्जैक्ट 70 मार्क्स एंटर किए, तो उसका ना सी आउट हो गया ग्रेड बी। अब वो बच्चा जो इस रेंज में लाए कर गया, कभी भी नहीं वो ऐसा होगा कि वो डी ग्रेड की रेंज में भी लाए करे। तो इसका मतलब है कि रेस्ट ऑफ द कंडीशंस जो हैं वो चेक नहीं होनी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, डेट इज कॉल्ड इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे ठीक है, अगर ये इफ नहीं चलती तो एल्स इफ एक नई कंडीशन हम जो है वो इम्पोज कर देते हैं। और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी अगेन यही रेंज होगी, बट 60 से 69 तक की रेंज आ जाएगी हमारे पास के टोटल मार्क्स जो हैं वो 60 से 69 के बीच में है। तो जब 60 से 69 वाली रेंज है तो हमारा जो ग्रेड है डेट इज सी ग्रेड। अगेन एक बच्चा आता है, वो कहता है जी मेरा जो ग्रेड है वो तो जनाब 60-69 की भी रेंज में नहीं है, मेरे 57 मार्क्स हैं। तो ये इफ कंडीशन चेक होगी, क्या 70 लेट से वो कहता है मेरे मार्क्स है 53, क्या 53 80 से बड़ा है? नहीं जी, कंडीशन हुई फॉल्स। तो वो अगली कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि एंड है, एंड कहता है एक भी फॉल्स हो जाए तो रेस्ट ऑफ द कंडीशन क्या होता है, नहीं चेक की जाती। अगेन यहाँ आया 53 इज ग्रेटर देन 70, नहीं 53 70 से तो बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन हुई फॉल्स। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन जो है वो चेक नहीं होगी, दिस इज अगेन कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। क्या 53 60 से भी बड़ा है? नहीं, 53 60 से बड़ा नहीं है, तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हुई। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अगली कोई कंडीशन चेक होगी नहीं, क्योंकि एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड कहता है जब तक सारे ट्रू नहीं होंगे मेरा आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो फिर क्या करें, वो कहते हैं जी आप एक और एल्स इफ लगा दें, मार्क्स क्या हो, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 59। अब लेट से सी आउट कर दिया मैंने ग्रेड डी। ठीक हो गया। और अगर कोई, अब हम कहते हैं इससे भी कोई नीचे आ गया है तो एल्स, अब जो भी कंडीशन हो एल्स, अब यानी कि कोई भी वैल्यू जो लेस देन इससे आएगी वो क्या होगी, सी आउट एफ ग्रेड हो जाएगी। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक ये कंडीशन इम्पोजिंग ना समझ आई हो? जी आरिश, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने पूछा था कि जब भी हम प्रोग्राम में एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं इसे 2 दफा लिखते हैं। जी जी, 2 दफा लिखते हैं इसे, ये C++ का स्टैंडर्ड है 2 दफा लिखने का। सही हो गया सर, थैंक यू। जी शेख साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये एल्स इफ वाली है, इसको जरा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं करता हूँ दोबारा से। जी हाफिज साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जब हम 100 से ज्यादा मार्क्स करते हैं इंटर तो तब भी एल्स चल जाना है, तो उसके लिए एक और नहीं होनी चाहिए? अच्छा, उसके ऊपर अभी आते हैं कि अपर और लोअर बाउंड केस कैसे हैंडल होगा। अभी आप देखें, मैं एक सेकेंड, मैं अभी -9 भी दूंगा ना तो ग्रेड एफ आ जाएगा। ठीक है, अभी अपर और लोअर बाउंड की डिसीजन लेते हैं। जी सर जैसे एक बंदा कहता है कि जो है ये 15 है, 15 वाला नंबर है, ये 10 से ग्रेटर है, और जो दूसरा कहता है कि नहीं है, सर इसमें भी ऐसे एलसीफ लग जाएगा? नहीं, वो अपर और लोअर अगर तो 2 अलग अलग डिसीजन है ना, फिर तो आपको इफ लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर तो वो एक रेंज का डिसीजन हो रहा है ना, फिर एलसीफ एंड ऑपरेटर लगेगा। जहां पे रेंज आ जाएगी ना, वहां पे ये ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अगर असलम ने इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश पास की है तो इसे अगले कोर्स में प्रमोट करें। तो इससे ये मुराद है कि उसके ये 3 कोर्स पास होना ज़रूरी है।
तो अब इन तीनों के ऊपर एक रेंज लग गई कि ये 3 कोर्स 5 में से पास होना ज़रूरी है, तो फिर आप क्या करते हैं, एंड से उसको कंबाइन करते हैं। जी ज़हीम, आपका क्या क्वेश्चन है? सर अगर हम फ्लोट की जगह इंटीजर लिखते हैं तो? अच्छा, जब हम फ्लोट की जगह इंटीजर लिखेंगे ना, तो फिर हम सिर्फ होल नंबर्स के ऊपर काम कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अब जो मैं मार्क्स ले सकता हूँ ना, वो 5, 10, 20, लेकिन 20.5 मार्क्स हैं अगर किसी बच्चे के, तो वो मैं हैंडल नहीं कर सकता। तो अगर आप देखें, अक्सर आपको क्विज में मार्क्स मिले होते हैं 20.5, 25.5, तो उस तरह की जो कंडीशन है वो भी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है सर। जी एहसन, आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने ये पूछना है कि हम एल्स इफ की कंडीशन कितनी दफा यूज कर सकते हैं? आप एक प्रोग्राम के अंदर तो आई डोंट नो कि कभी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन देखी हो कि इससे ज़्यादा नहीं यूज़ की जा सकती। तो एक प्रोग्राम के अंदर तो आप काफ़ी टाइम्स कर सकते हैं। कोई एग्जैक्ट नंबर मुझे आज तक शायद नहीं पता कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हम। जी मोहसिन, आपका क्या क्वेश्चन है? मोहसिन, आपका कोई क्वेश्चन था? सर अगर हो मार्क्स हो 70.256 यानी फिर हम क्या यूज करेंगे? फिर डबल यूज करेंगे? नहीं, हम फ्लोट यूज करेंगे ना, इसीलिए हमने फ्लोट लिया है। डबल हम तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारा जो डाटा है ना, पॉइंट में ज्यादा वैल्यूज हो, हाँ, पॉइंट जब हम में ज्यादा डेसिमल्स वगैरह हो। हाँ, तब डबल हमने सिर्फ तब यूज करना है जब हम कहें कि हमारा जो आंसर है, पॉइंट नोटेशन का जो इनपुट है, वो 4 बाइट से ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, तब हम जो है वो फ्लोट को ख़त्म करके डबल यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज फ्लोट जो 4 डेसिमल तक फ्लोट ही यूज होगी? नहीं, 4 बाइट्स। जैसे इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है और उसकी रेंज है 2, 1, 4, 7, वो कोई 8 डिजिट रेंज है। तो अगर मैं 8, 10 डिजिट रेंज से बाहर जाना चाहता हूँ, तब मैं डबल यूज़ करता हूँ फ्लोट में, जब आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो। सर जी सर, इंटीजर तो 4 बाइट का होता है, फ्लोट 8 बाइट का, तो अगर हम इंटीजर को टाइप कास्ट करें डबल में तो क्या होगा? अच्छा, टाइप कास्टिंग पे ना अभी हम गए नहीं है, हमारा लेक्चर मिड से पहले टाइप कास्टिंग है। अगर आप बकाया क्लास नहीं भी अंडरस्टैंड करती अभी इस कॉन्सेप्ट को, कोई मसला नहीं। टाइप कास्टिंग के दौरान जब हम डाटा कन्वर्जन हो रही होती है, तो अगर हम बड़ी डाटा टाइप से छोटी में जाएंगे तो कंपाइलर वार्निंग देता है कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा, और छोटी से बड़ी की तरफ जाएं तो कोई इशू नहीं होता हमारे पास। जी मशहूद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दे, हमने नेस्टेड इफ जी क्यों नहीं यूज किया, एल्स इफ क्यों यूज किया? जी, मैं ये अभी दोबारा बताने लगा हूँ। ये एक और भाई का भी क्वेश्चन था। जी शेख साहब, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि फ्लोट जब आपने लगाया, इसका मतलब है कि पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, ठीक है? अगर एक सर है वो बच्चे को कहते हैं मैं आपको पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दूंगा, जब आपका पेपर चेक करूंगा सीधे ही आपका लगाऊंगा, 80 है तो 80 लगाऊंगा नंबर, 82, तो तब भी इंटीजर यूज कर सकते हैं? तब हम इंटीजर यूज कर सकते हैं। अगर जी तब इंटीजर यूज होगा अगर प्रोग्राम ने रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि आपको होल नंबर ही मार्क्स मिलेंगे, तो फिर आप इंटीजर डाटा टाइप यूज करेंगे। जी ज़हीम, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये आपने लिखा हुआ है कि 60 ग्रेटर दैन इक्वल और 69 लेस दैन और इक्वल। अगर 69.5 आ जाए तो क्या इनपुट होगी, कौन सा ग्रेड लगेगा? हाँ, ये अभी रेंजेस हमने ना डिफाइन करनी है कि अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी मैंने रेंज सेट कर दी है 80। जी ज़हीम का क्वेश्चन ज़रा समझिएगा। वो कहते हैं सर आपने अपर रेंज तो लगा दिया 80 और इधर अपर रेंज है 79, तो अगर मेरे मार्क्स आ गए 79.1 तो अब क्या होगा? तो इस पे ज़हीम हमने जो है इसी अभी कंपाइलेशन के बाद होल नंबर के बाद इसी की डिसीजन करनी है। तो सबसे पहले मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने नेस्टेड इफ़ क्यों नहीं यूज़ की और
या हमें जो है वो एंड के ऑपरेटर ने किस तरह से सिंपल जुबान में इसे हम एल्स इफ को कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है अगर आप नेस्टेड इफ से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 80 की कंडीशन लगाएंगे, देन एक और इफ कंडीशन उसके अंदर इम्पोज करेंगे कि ये लेस देन 100 भी जो है वो होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, फिर एक एल्स में आएंगे और फिर दो नेस्टेड इफ लगाना शुरू कर देंगे। तो प्रोग्राम हमारा नेस्टेड इफ से सॉल्वेबल है बट लेंथी होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि क्या कोई ऐसी और चीज़ नहीं है C++ में जो हमारी हेल्प कर सके कि हम नेस्टेड इफ इतनी ज़्यादा लगाने की बजाय अगर सारी ट्रू होने के ऊपर कोई काम करना है तो कर सकें। तो C++ ने हमारी हेल्प की, उसने हमें एंड का ऑपरेटर दे दिया। उसने कहा कि जब आपने एक ऐसा काम करना है जिसमें आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो तो आप कोई काम करें, तो आपने उसके लिए क्या यूज़ करना है, आपने उसके लिए यूज़ करना है एंड का ऑपरेटर। ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि अगर हमारी कोई एक रेंज सेटिस्फाई हो जाए तो रेस्ट ऑफ द रेंजेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे का आईटीसी में ए ग्रेड आ गया है तो बकाया कोई ग्रेड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पीएफ में प्रमोट कर दें। तो इससे क्या मुराद है कि मैंने सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है और वो कंडीशन क्या है कि आईटीसी में ए हो। ठीक हो गया। तो जब मैं ये चेक करना चाहता हूँ तो मुझे C++ ने एक स्ट्रक्चर दे दिया डेट इज कॉल्ड इफ एल्स इफ, कि अगर आप एक इफ चेक करते हैं तो बकाया एल्स की इफ लगी हुई है आपकी। लेट से ये एल्स पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप इस एल्स में आए, उसने एक और इफ कंडीशन इम्पोज कर दी, आपने वो चेक की, वो भी ट्रू नहीं हुई तो आप इस एल्स में आए हैं और एक और इफ कंडीशन जो है वो इम्पोज हो गई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा ना बारी बारी सारी टेस्टिंग करके देखते हैं कि बच्चों को ना क्या ग्रेड मिलते हैं, होल वैल्यूज़ के ऊपर अभी टेस्ट करते हैं। तो लेट्स से कि मैं कोड को कंपाइल करता हूँ और पहले जो है ना वो टोटल मार्क्स दे देता हूँ 88। बच्चे को आप देखें ए ग्रेड मिल गया क्योंकि मेरी ये इफ़ क्या हो गई, ट्रू। तो अब ये वाला एल्स नहीं चला, जब ये वाला एल्स नहीं चला तो इसकी इफ़ कंडीशन चेक भी नहीं होगी। तो इस तरह करते करते हमारा प्रोग्राम नीचे आ गया। अब लेट से मैं मार्क्स देता हूँ, बी ग्रेड की रेंज है जी 70 से 79, तो 77 तो बी ग्रेड आ गया। सी ग्रेड के लिए 69 है तो लेट से 65.5 भी देंगे तो आपका ना सी ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह डी ग्रेड था। एफ ग्रेड के लिए आपको लेस देन 50 कोई भी वैल्यू देनी है तो लेट से 40.3 तो आपका ग्रेड क्या आ गया, एफ आ गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर दो इश्यूज आपके क्लास फेलोज ने रेस किए विच इज़ गुड वन। सबसे पहला टेस्ट केस है कि सर व्हाट अबाउट अगर यूज़र वैल्यू देता है 79.5 तो 79.5 क्या लेस देन है 7? नहीं, क्या ग्रेटर देन है 80 से? करके देखते हैं। जी जी 79.5 वो ना एफ की तरफ लेके जाएगा हमें, क्योंकि हमारी एंड वाली एल्स सिर्फ एग्जीक्यूट करवाएगा वो। सर हम उसकी जगह अगर लेस देन 80 लिख दें, ये जो यहाँ पे बिल्कुल हमने लेस देन जी जी बिल्कुल, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लेस देन 80। तो ये इस तरह के सोल्यूशन पे मैं आता हूँ कि ये कैसे सोचा गया। बिल्कुल हमें रेंजेस यही सेट करनी है। एक सबसे पहला कंडीशन जो आपके फ्रेंड्स ने लिखवाई थी क्लासमेट ने, वो ये कि सर जो आप एंड रेंज सेट कर रहे हैं ना इस प्रोग्राम के अंदर, वो ऐसी है कि अगर उससे और उससे ऊपर वाली रेंज के बीच वैल्यू दी जाए ना तो कोड एरर है। मसलन कि एफ की तरफ मसलन अगर मैं दे दूं 69.12 तब भी आप देखें कि मैं एक ऐसी रेंज में चला गया हूँ जो कि डिफाइन ही नहीं की हुई मैंने। इसी तरह मैंने नीचे रेंज लिखी हुई है 59 पॉइंट समथिंग, लेट से 59.5 तब भी, या 59.2, तो मैं तब भी किस ग्रेड की तरफ जा रहा हूँ, एफ ग्रेड की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है?
तो जब हम रेंजेस सेट कर रहे होते हैं ना, तो हमें हमेशा ऐसी रेंजेस सेट करनी होती हैं जो टोटल वैल्यूज़ को कवर करें। अगर तो होल नंबर का प्रोग्राम होता ये, जैसे कि शेख साहब ने क्वेश्चन रेज किया था कि सर टीचर ने देने ही होल नंबर है, तो तब तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। बट व्हाट इफ अगर हमारे मार्क्स पॉइंट्स में अवेलेबल हैं, देन व्हाट शुड वी नीड टू डू, हमें हर सूरत में जो रेंजेस हैं वो कंप्लीटली कवर करनी है। तो क्या होगा, अब हमारे पास क्या ये प्रोग्राम 79.5 पे चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, लेकिन 80 पे जाके किस कंडीशन पे मीट कर देगा? 80 पे जाके वो ऊपर वाली कंडीशन पे मीट कर देगा। तो हम कहते हैं कि एक हमारी लेस देन 70 आ गई और एक हमारी लेस देन क्या आ गई? 60 आ गई, और बकाया एफ ग्रेड तो वैसे ही है। ये सबसे पहला इशू था जो एक रेस किया गया। अब मैं देता हूँ अगर 69.5, तो आप देखिए हमारे पास जो ग्रेड है डेट ग्रेड इज सी। ठीक हो गया जनाब। दूसरा एक इशू आपकी क्लास में बच्चे ने रेस किया था, वो था अपर और लोअर बाउंड का। लेट्स से कि अभी मेरे प्रोग्राम को आपने नेगेटिव वैल्यू दे, -20 मार्क्स आ गए, तो कहता है ग्रेड एफ हो गया, जबकि मार्क्स जो मिनिमम मार्क्स होते हैं डेट इज 0। तो इसका मतलब है कि मैंने एक रेंज इनवैलिड इनपुट की सेट नहीं की। तो इनवैलिड इनपुट फॉर लोअर बाउंड सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी जनाब, लोअर बाउंड की रेंज क्या सेट करनी पड़ेगी? सर एक इफ लगा दें ऊपर, एक एल्स इफ लगा दें। क्या इफ? उसकी कंडीशन क्या इंपोज करें हम? नहीं सर सिर्फ इफ, सबसे अगर ऊपर लगा दें और उसकी रेंज में एंड ऑपरेटर लगा दें। आप कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 100 की एक सबसे पहले एक इफ लगाऊं जी सर, और इसको लेस देन 0 कर दें। टोटल मार्क्स अगर लेस देन 0 है, सी आउट इनवैलिड, एंड ग्रेटर देन 100 भी कर दें। अच्छा जी, एंड सॉरी जी वो कीबोर्ड थोड़ा सा, एंड टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 100 हो तो सी आउट कर दूं इनवैलिड इनपुट रेंज 1 to 100, ताकि यूजर को पता भी चल जाए ना कि भाई क्या रेंज है जिस पे चलेगा। अब आप देखें क्या होगा, अब प्रोग्राम चलेगा, मेरे से इनपुट मांगेगा, मैं इनपुट दूंगा। लेट से मैंने दिया -9, तो ये इफ कंडीशन चेक हुई, -9 इज लेस देन 0, यस लेस देन 0, एंड -9 इज ग्रेटर देन 100, नहीं, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स होगी। फॉल्स हो गई। तो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नीचे आएगा, नीचे आके इसको चलाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और एंड पे वो कहाँ लाए कर देगा? एफ ग्रेड में। अगर आप कहते हैं तो हम एक इनपुट दे के देखते हैं इसको, ग्रेड एफ पे लाए कर गया। अब मुझे ये बताएं, दूसरे वाले दोबारा रिपीट दूसरे करिएगा if ये के वाला पहले एक मिनट बारी बारी जी। मशहूद आपका हैंड रेज है, क्या कंडीशन लगाएं? मशहूद जी, तलहा क्या कंडीशन लगाएं? की और एल्स की। सर ये प्रोग्राम खुलिए सभी, ये प्रोग्राम में आपने लिखा हुआ है एल्स इफ, ठीक है? तो पहले इफ एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद एल्स इफ से एग्जीक्यूट होगी कि नहीं? अगर एक इफ चल पड़ी है तो दूसरी एल्स इफ नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो अगर खाली एल्स हो तो होगा एग्जीक्यूट कि नहीं? नहीं, अगर तो इफ ट्रू है फिर तो एल्स चलेगा ही नहीं ना। इफ फॉल्स होगा तो एल्स में हम आएंगे ना। अगर इसकी जगह अगर खाली इफ लगा दे, एल्स की जगह खाली इफ लगा दे, फिर तो सारी कंडीशंस चेक होंगी ना। फिर तो वो ग्रेड ए आने के बावजूद कहेगा ग्रेड बी भी चेक करो, ग्रेड सी भी चेक करो, ग्रेड डी भी चेक करो। तो ऐसा तो नहीं है बच्चा एक टाइम में एक ग्रेड में अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अब आप तो उधर ले जाएं, फॉल्स फेल वाले पे ले जाएं।
अच्छा इसको क्या करें, इधर ले जाएं। ये सर जहाँ वो फेल वाली कंडीशन है उसके ऊपर कर दें। अच्छा जो ये कंडीशन लिखी हुई है ना, आप देखें, पहले इस पे डिस्कस करते हैं, फिर उसको ना एल्स वाली में लगा देते हैं, उस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर एक सॉल्यूशन मार्क्स, बताओ, जी एक सॉल्यूशन बताऊं। जी बताएं। सर अगर हम यहाँ पे जो ये सारे इफ एल्स इफ वाले हैं ना, सारे ग्रेड्स जी वाले, इनके ऊपर जी एक इफ लगाएं और लिखें कि टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। उससे ठीक है, ये होगा कि फिर ये अंदर वाली सारी तभी एग्जीक्यूट होंगी जब 0 या 0 से बड़ा और 100 या 100 बिल्कुल से बिल्कुल। छोटा हो। ये सोल्यूशन भी ठीक है कि आप सारी कंडीशंस को एक इफ के अंदर रैप अराउंड कर दें, लेकिन पहले ना हम इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने हमें लिखवाई। फिर आपके एक बच्चे ने हमें कहा कि सर हम एल्स में ले जाएं, वो भी लिखते हैं, और फिर आपके वाली कंडीशन भी रैप अराउंड कर देते हैं। तो टोटल 3 सोल्यूशन हमारे पास आए। अच्छा जिन्होंने ये सोल्यूशन लिखवाया था ना कि लेस देन 0, अब कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स लेस देन 0 आए तब भी गलत है, या मार्क्स 100 से ज्यादा आए तब भी गलत है। दोनों अक्कर करना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी अक्कर करे तो इनवैलिड है। तो कंडीशन और की बजाय क्या लगे, एंड की बजाय लगेगी और कंडीशन लगेगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी आया तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। तब हमारे पास कंडीशन लगेगी और कंडीशन लगेगी। तो लेट्स से अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं -99 देता हूँ, तो एक आया इनवैलिड इनपुट रेंज 1 2 3, और एक जो है ना वो कैलकुलेट हो गया ग्रेड एफ। ग्रेड एफ इसलिए कैलकुलेट हुआ कि ये वाली इफ भी चेक हुई है। तो इससे बचने के लिए हमें, वो जो मैडम ने अभी हमें बताया कि सर आप रैपर कर दें एक, इन सबको एक इफ एल्स के अंदर, वो करना पड़ेगा कि सर ब्रेक कर दें ऊपर। वो ब्रेक नहीं अभी हमने पढ़ा, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और वो सिर्फ लूप के साथ चलती है। ये देखें जी, मैंने एल्स के अंदर इफ लगा दी, एल्स इफ, ताकि क्या हो कि अगर तो ये इफ एग्जीक्यूट हो गया तो बकाया कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये इफ फॉल्स हो गई है तो अब देखें कि इनमें से कौन सी इफ जो है वो सक्सेसफुल चलती है। तो लेट्स से आई विल गिव द इनपुट -65। तो आप देखें रेंज उसने कहा 1 से 100 है, मैं अब जान के तंग करता हूँ और अपर बाउंड 200 लिख देता हूँ, तब भी वो बता रहा है कि सर ये गलत है। जब तक मैं कोई रेंज सही नहीं दूंगा वो मुझे नहीं जान छोड़ेगा मेरी कि मैं इस प्रोग्राम को किसी तरह टेस्ट कर सकता हूँ। देखिए कि वो प्रोग्राम हमें जो है अब बिल्कुल ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन जो हमें क्लास ने रिकमेंड किया था। आप दोनों में से कोई एक कंडीशन के भी अक्कर होने पर, या 10 में से कोई एक भी ट्रू हो तो आपका काम चल जाए तो आप और लगाते हैं, एंड नहीं लगाते। तो जो आपने पहले कंडीशन लगाई थी उसमें ऑपरेटर एंड की बजाय क्या आएगा, और आएगा। अब इसको रिवर्ट करते हैं थोड़ा सा और चलते हैं उस केस के ऊपर जब एक बच्चे ने हमें कहा कि सर आप यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि इफ अगर तो वो मार्क्स एल्स इफ टोटल मार्क्स जो उन्होंने हमें कंडी वो ये है कि वो ग्रेटर देन होने चाहिए 0 एंड टोटल मार्क्स लेस देन होने चाहिए 50। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक और एल्जिफ लगा दें, और अगर तो इसके अलावा कोई इनपुट आ जाती है तो आप कह दें वही वाला मैसेज प्रिंट करवा दें कि सी आउट इनवैलिड इनपुट रेंज 1 to 100। दिस इज द अदर सोल्यूशन जो अभी एक बच्चे ने हमें रिकमेंड किया था। तो लेट्स से इसको चला कर देखते हैं। लेट्स से मैं -33 वैल्यू देता हूँ, जी इनवैलिड आ गया, एक्सीलेंट। अब मैं क्या करता हूँ 200 देता हूँ तो इनवैलिड इनपुट रेंज आ गया, और अब मैं 25 देता हूँ तो ग्रेड एफ आ गया, मैं 100 देता हूँ तो ग्रेड ए आ गया। जी जनाब। सर इसमें वो ग्रेड क्यों नहीं शो हो रहा है वाला? हो रहा है शो, ये देखिए 25 एफ आ रहा है, ग्रेड एफ आ रहा है। ठीक है सर, अगर इसको एफ ना लाना हो, कोई और ग्रेड आ जाए इसकी जगह, एफ ग्रेड शो ही ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
क्या मतलब ग्रेड शो ही ना हो? सर अब जैसे -1 या -99 आ गया, हाँ, उसका तो फिर ग्रेड नहीं बनता, तो अगर वो शो ना करना हो तो उसका तो क्या बेटा करेंगे? ग्रेड नहीं आ रहा ना, ये देखिए -99 लिखने से ग्रेड आ ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ इनवैलिड इनपुट रेंज कह रहा है, 1 से 100 आपने एंटर कर दिए, ग्रेड तो नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन था जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। एक तीसरा सोल्यूशन जो हमें मैडम ने बताया वो ये था कि सर आप ऐसा करें, एक इफ लगाएं, वही वाली के टोटल मार्क्स तो ये सारा काम हो। ये वाला उन्होंने कहा कि सर एक बड़ा रैपर, एक बड़ी ब्लॉक बना दें, उस ब्लॉक के ऊपर कंडीशन लगा दें कि अगर तो मार्क 0 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो तो अगले काम करना शुरू करें। तो उन्होंने नेस्टेड इफ की मदद से जो है, नेस्टेड इफ और ऑपरेटर की मदद से जो है इसको सॉल्व करवाया। तो उन्होंने क्या किया कि आए हम उनके सोल्यूशन की एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले -623.224 वैल्यू दी तो इनवैलिड इनपुट आ गई। देन मैंने 250.52 दिया तब भी इनवैलिड रेंज आ गई। मैं सर 0 डालें? 88 तब भी ए आ गया जी। मैं 0 भी एंटर करता हूँ तब भी इनवैलिड रेंज है। सर इनवैलिड इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ऊपर इक्वल टू नहीं डाला था आपने, जी ग्रेटर हमने देन। 0 से सेट किया हुआ है जी, 0 से हमने सेट किया हुआ है। तो अगर हम इक्वल टू डाल देते हैं तब भी हमारा ग्रेड जो है वो एफ कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा नीचे भी फिर इक्वल टू डालना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी। अब हम जो है वो एफ के ऊपर जो है वो लाइक कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ही प्रॉब्लम थी आज हमारी, जिसको हमने 3-4 डिफरेंट तरीकों से जो है वो सॉल्व करके देखा है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब आप क्वेश्चन ये करें जो बड़ा वैलिड बनता है कि सर हम लैब में या एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। लेट से अब देखें ना, एक ही चीज़ को करने का तरीका ये था। मैडम को सोल्यूशन जो याद आया वो नेस्टेड इफ के ज़रिए आया। एक बच्चे को याद आया कि सर टॉप पे ये कंडीशन इम्पोज कर दें और उसके बाद बकाया काम करें। एक बच्चे ने कहा कि सर एंड पे कंडीशन इम्पोज करें फिर करें। ठीक हो गया। अब ऑपरेटर से भी हो सकती थी सर, ये नेस्टेड इफ से भी हो सकती थी। तो जब तक पेपर में आपको एक्सप्लिसिटली बाउंड नहीं ना किया गया कि ये प्रॉब्लम नेस्टेड इफ से सॉल्व करें, तब तक ज़रूरी नहीं है कि आप नेस्टेड इफ से करें। ठीक हो गया। अगेन जब तक आपको बाउंड नहीं कर दिया जाता किसी ख़ास चीज़ के ऊपर, आपके पास ओपन एंडेड है, आप जो मर्ज़ी सोल्यूशन करें। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि ये सोल्यूशन ऑपरेटर्स की मदद से करें। ठीक हो गया। तब इससे मुराद है कि अब आपने कोई ना कोई एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से या कंडीशनल ऑपरेटर्स की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो आप कोई भी सोल्यूशन इम्पोज करें, आप नेस्टेड इफ वाला सारा सोल्यूशन इम्पोज कर लें, आप इफ एल्जिफ वाला सोल्यूशन इम्पोज कर लें, तब भी कोई इशू नहीं है। ये आपकी थिंकिंग है कि आप इसको किस तरह से मोल्ड करते हैं। तो टोटल 3 तरह की कंडीशंस जो है ना वो हमने पढ़ ली हैं। एक पढ़ी जिसमें एक इफ है एक एल्स है, सिंपल ख़त्म। और कंडीशन के लिए आपके पास कोई भी ऑपरेटर या एक्सप्रेशन जो है वो अवेलेबल हो सकता है। काइंडली ये माइक म्यूट कर लें। फिर हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ, कि आपके पास इफ कंडीशन है, उसके अंदर इफ कंडीशन है और फिर आपके एल्स हैं। और जो हमने आज पढ़ा डेट इज कॉल्ड योर इफ एल्स इफ कंडीशन। ठीक हो गया। तो लास्ट 5 मिनट्स हैं, मैं 1 सेकंड सिर्फ री अटेंडेंस कॉल कर दूं, अगर किसी बच्चे की रह गई है तो वो बता दे। तो एब्सेंटीज आर सुहेल मोहम्मद नसीर, अहमद हुनैन, आयशा नसीर, सर वो प्रेजेंट है। जी, आयशा नसीर सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। वो जी, आपकी आवाज़ नहीं आई थी, मुझे पता नहीं चला तब थी।
ठीक हो गया। देन एब्सेंट इज अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। उस्मान हारून, उस्मान हारून साहब एब्सेंट है एंड जैन अली एब्सेंट है हमारे। उस्मान हारून प्रेजेंट सर। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि जो बच्चे पहले आए थे वो क्लास छोड़ के गए हुए हैं। ठीक हो गया जनाब। सो द एब्सेंटीज आर नाउ जैन अली एंड सुहेल मोहम्मद नसीर। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो प्रैक्टिस टास्क शुरू कर दी हैं जो मैंने अपलोड किए थे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस के? आप लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करके तो अपना वो इम्प्रूव कर लें C++ के कॉन्सेप्ट। ये और भी शेयर कर दो मैंने की जी है जी लेकिन ये भी कर दो। तो कहाँ पर आपने अपलोड की? बेटा वो मैंने पोर्टल पे अपलोड की थी और आपके चैट के अंदर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी पेस्ट किया हुआ है कि अगर आप लोगों को इशू